नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ था और आज उन्हीं की याद में हम भारतीय सिनेमा एवं हिंदी सिनेमा के संदर्भ में उनको याद कर रहे हैं। नेहरू और सिनेमा, इसको लेकर बहुत सारे काम हुए हैं, शोध हुए हैं, लोगों ने लेख लिखे हैं, उनकी यादें की जाती हैं, उनकी बातें की जाती हैं। हिंदी सिनेमा और भारतीय सिनेमा में एक पूरा नेहरूवियन युग माना जाता है कि नेहरू के प्रभाव से किस तरीके से भारतीय सिनेमा ने स्वरूप बदला, नया आकार लिया, बहुत सारी नई बातें हुई। इन बातों को स्कॉलर लगातार रेखांकित करते रहे हैं, उन पर बातें होती रही हैं और हम उन फिल्मों का उल्लेख करते रहे हैं, उन फिल्मकारों का उल्लेख करते रहे हैं जिनकी बातें होती हैं। अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस समाज में रह रहे हैं, जिस राजनीति में रह रहे हैं, वहाँ नेहरू की बात करना, नेहरू को याद करना उचित नहीं माना जाता है। लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास नेहरू के बगैर नहीं चल सकता। नेहरू को भुलाकर, नेहरू को धूमिल कर, नेहरू को मिटाकर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता और फिर नेहरू को मिटाया भी नहीं जा सकता। नेहरू का जो योगदान है आधुनिक भारत में, उसको हमेशा रेखांकित किया जाएगा। दरअसल सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। आधुनिक भारत जो एक सपना देखा गया था 1947 में और जिस तरफ हम बढ़ रहे थे, एक आत्मनिर्भर देश की तरफ, एक आधुनिक अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सारी बातों को लेकर के हम जिस दिशा में, जिस सेकुलर समाज की ओर बढ़ रहे थे, उस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक 1992 में लगा। हालांकि उसकी धारा पहले से चली आ रही थी। या कभी इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के संदर्भ में फिल्मों और समाज की आप बात करेंगे तो आप समझ सकेंगे इस बात को। यहाँ मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ सिर्फ नेहरू की बात कर रहा हूँ। नेहरू को सिनेमा से बहुत प्रेम था, सिनेमा से बहुत लगाव था। वे फिल्मों की बातें किया करते थे, फिल्में देखते थे। कहते हैं कि सुरैया की फिल्में उनको बहुत पसंद थी। सुरैया बतौर अभिनेत्री उनको बहुत अच्छी लगती थी। नरगिस से उनकी जान पहचान और दोस्ती की बात सभी जानते हैं। सोवियत सिनेमा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, चार्ली चैपलिन से प्रभावित थे और चाहते थे कि भारत में भी सिनेमा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का टूल बने। इसके लिए उन्होंने बहुत पहले एक ब्रिटिश फिल्म स्कॉलर मारी सैटन को बुलाया था। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर फिल्म एप्रिसिएशन की कक्षाएं ली, उसके बारे में बातें की। एक सिनेमा कल्चर को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट है देश में था, जिसकी वजह से अनेक फिल्म मेकर आए, सत्यजीत रे से लेकर अदूर गोपालकृष्णन और तमाम लोग, उसकी नींव डाली थी। नेहरू का सिनेमा के प्रति प्रेम या लगाव या उसकी जिम्मेदारी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1949 में ही उन्होंने फिल्म इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के सुझावों पर पालन करते हुए, उस कमेटी के सुझावों को अमल करते हुए उन्होंने देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके प्रभाव से हम देखते हैं कि देश में एक फिल्म आंदोलन सा खड़ा हुआ। अनेक फिल्म मेकर आए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में बनाई। नेहरू के इन सारे सिद्धांतों और नई पॉलिसीज़ के, नीतियों के पहले सिनेमा तो विकसित हो चुका था भारत में और फल फूल रहा था, लेकिन
वहाँ अव्यवस्थित स्वेच्छाचार चल रहा था। कहीं एक उद्देश्य निर्माताओं का रहता था कि पैसे कमाने हैं, एक धारा जो सामाजिक राजनीतिक फिल्मों की थी या सजग फिल्मकारों की थी वो भी थी। लेकिन नेहरू के विजन से, नेहरू की सोच से फिल्म में सरकार ने इन्वेस्ट किया और सारी संस्थाएं खोली, एक एक करके उन्हें धीरे धीरे मजबूत किया और एक फिल्म कल्चर पूरे देश में पैदा किया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो, सेंसर बोर्ड हो, FTII हो, FFC हो जो बाद में NFDC बन गया, फिल्म्स डिवीज़न हो, ऐसी संस्थाएं खड़ी हुई और जिनमें अक्षय भंडार है फिल्मों का। पिछले दिनों कभी मैंने फिल्म्स डिवीज़न की बात करते हुए कहा था कि आप वहाँ जाकर देखें कितनी फिल्में वहाँ बनाकर रखी हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेहरू फिल्म कलाकारों से मिलते थे, फिल्मी हस्तियों से उनके लगातार मुलाकात होती थी और कहीं न कहीं एक सॉफ्ट पावर के तौर में उनका इस्तेमाल भी वे जानते थे। विदेश जब प्रतिनिधि मंडल भारत से जाता था तो उसमें फिल्म के लोगों को भी भेजा जाता था। राज कपूर, नरगिस, देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर, सभी को प्रतिनिधि बनाकर वे विदेशों में भेजते थे और चाहते थे कि भारत में भी एक फिल्म कल्चर ऐसा डेवलप हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। और इस दिशा में उन्होंने बहुत सोच समझकर कंसोलिडेटेड प्रयास किया और उसका नतीजा जब सामने आया तो हमने देखा कि एक भारतीय सिनेमा, एक सार्थक सिनेमा, एक न्यू वेव सिनेमा, सब कुछ भारत में आया। सिनेमा का एक उद्देश्य आया। बहुत सारे फिल्म मेकर हैं उस ज़माने के, हम जिसे हिंदी सिनेमा का स्वर्णकाल कहते हैं, वह स्वर्णकाल कहीं न कहीं नेहरू के सपनों से तैयार किया गया था। नेहरू जैसा भारत चाहते थे, जिस आधुनिक भारत की कल्पना कर रहे थे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने में, साकार करने में या उसके ख्वाब दिखाने में फिल्मकारों ने आगे बढ़कर भूमिका निभाई। वो चाहे B.R. चोपड़ा हों, बिमल रॉय हों, गुरुदत्त हों, राज कपूर हों, दक्षिण के L.V. प्रसाद हों, बंगाल के सत्यजीत रे हों, ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर मिल जाएंगे। नेहरू को फिल्मों की चिंता इतनी ज़्यादा थी कि 1955 में उन्होंने एक नेशनल सेमिनार किया था दिल्ली में, जिसमें फिल्मों की हस्तियों को बुलाया था। न्यू थिएटर्स के B.N. सरकार उसके अध्यक्ष थे। वहाँ देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर और दूसरी बड़ी फिल्मी हस्तियाँ, सोच समझ रखने वाली फिल्मी हस्तियाँ पहुँची थीं और उन्होंने भारत में फिल्मों के विकास को लेकर के अपना विज़न दिया था। हाँ, राष्ट्रवाद की एक लहर उस समय दिखती है जो नेहरू की सोच से प्रभावित है, लेकिन उस राष्ट्रवाद में कहीं से कोई कट्टरता नहीं है, किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म या किसी एक समूह के प्रति आग्रह नहीं है, किसी के प्रति दुराग्रह नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। एक आधुनिक, आज़ाद, स्वतंत्र भारत की कल्पना है जहाँ सबको समान अधिकार मिले। समाजवाद का सपना है, समानता का सपना है, भाईचारे का सपना है, सौहार्द और प्रेम का सपना है, शहरीकरण, कारखाने, डैम, इसका सपना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय समाज में, भारतीय सोच में और पूरे भूखंड में आया 1992 के बाद,
भगवा उभार के बाद और पिछले 25 सालों में 28 सालों में देश में जो हुआ है उसका नतीजा हमारे सामने है। जिस तरीके के समाज में हम आ गए हैं, जहाँ व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत पसंद, व्यक्तिगत अभिप्राय पर पाबंदियां लग रही हैं या आपको ट्रोल किया जाता है, आपको निशाने पर लिया जाता है। मॉब लिंचिंग से लेकर के तमाम चीज़ें देश में घट रही हैं। इसकी कभी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। ये पिछले 25 सालों में और ख़ासकर इधर 6 सालों में तो बहुत तेज़ी से हुआ है। यह सोचने विचारने की ज़रूरत है कि नेहरू की क्या भूमिका थी। नेहरू की हम आलोचना करते रहे और आपको मैं बताऊं कि नेहरू के समय में नेहरू के खिलाफ फिल्में बन रही थी और नेहरू ने कभी उन पर पाबंदी लगाने की बात नहीं की, कभी उनका विरोध नहीं किया। आप प्यासा देख लें, बूट पॉलिश देख लें, श्री 420 देख लें, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई विरोध नहीं किया। नरगिस ने जब सत्यजीत रे की आलोचना की कि वे विदेशों में भारतीय गरीबी बेचते हैं, तो नेहरू ने सत्यजीत रे का समर्थन किया था और कहा था कि नहीं, इसे दिखाना जरूरी है, इसे बताना जरूरी है। नेहरू इतने खुले विचारों के थे। नेहरू में आज के स्वार्थी नेताओं की संकीर्णता नहीं थी, किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। उनमें विचलन हुआ जो बाद में हम देखें, अगर आज हम पलट कर देखना शुरू करें तो लगता है ऐसा कि उनके कुछ निर्णय सही नहीं थे, लेकिन वह एक समय के बाद पता चला। तब देश का नवनिर्माण, एक आधुनिक भारत का निर्माण ही सपना था और उसके लिए उन्हें जो ज़्यादा सही, ज़्यादा मुफीद लगा उस पर उन्होंने अमल किया। और आज भी हम इस बात की तारीफ़ करेंगे और आज की पीढ़ी को ताकीद करेंगे कि यह भारत जो भी आज देख रहे हैं आप, बिगड़ने के पहले जैसा था ये, उसके निर्माण में नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था। भारतीय सिनेमा के विकास में, हिंदी सिनेमा के विकास और प्रसार में नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था। आप ज़रूर एक बार नेहरू को पढ़ें, भारत की खोज उनकी जो किताब है उसे पढ़ें और फिर नेहरू की आलोचना करें। ये जो लोग आधुनिक भारत के विरोधी हैं, आधुनिक भारत की मान्यताओं और स्वतंत्रता के विरोधी हैं, वही नेहरू का विरोध करते हैं, वही नेहरू को मिटाना चाहते हैं। क्योंकि नेहरू के विचार जब तक रहेंगे, नेहरू की सोच जब तक मानस में रहेगी, तब तक संकीर्णता, कट्टरता और सांप्रदायिकता हावी नहीं हो सकती। आप विचार कीजिएगा और सोचिएगा।